Hello and welcome back to the another video of काइनामेटिक्स वन। है ना। तो हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था काइनामेटिक्स वन के पार्ट वन में कि स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट पार्ट में कवर की थी लास्ट वीडियो में। आज मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ इसी काइनामेटिक्स पार्ट वन पे। तो इस पे कुछ ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जो मोशन इन वन डायमेंशन और काइनेमेटिक्स वन में हमें पढ़ने जरूरी है फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो जो सबसे फेवरेट टॉपिक होता है उनका वो क्या होता है, रिलेटिव मोशन। कि रिलेटिव मोशन में कैलकुलेशन करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ्स का, कि कैसे हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं और अगर कोई ग्राफ हमें दिया हुआ है एग्ज़ाम में तो हम कैसे उससे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, वो ग्राफ हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। तो तीन तरीके के ग्राफ हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने बना के रखे हैं, पोजीशन वर्सेस टाइम के, वेलोसिटी वर्सेस टाइम के, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के। और ऐसे ही हम वैसे ग्राफ हम किसी चीज़ का भी प्लॉट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता है पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे दे, है ना, या वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ दे दे। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है। कॉन्सेप्ट सेम वही यूज़ करने की, कैसे हमें ग्राफ को रीड करना है। ठीक है, तो अभी तो हम फिलहाल यही तीनों ग्राफ्स देखेंगे, पोजीशन वर्सेस टाइम का, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। बाकी ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन के भी ड्रॉ होते हैं। ठीक ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है रिलेटिव मोशन। सबसे पहले हेडिंग मैं डालता हूँ, जो सबसे पहला टॉपिक है हम इसी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिलेटिव मोशन। ठीक है, और रियल लाइफ में भी इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है रिलेटिव मोशन के। ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे के रिलेटिव में ही मूव करती हैं। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन से क्या मतलब है कि अभी तक हमने स्पीड को पढ़ा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट देखा कैसे किसी चीज़ में होता है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फ्रेम चेंज हो जाए, फ्रेम से मेरा सेंस है अगर मेरा, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ फ्रेम। ठीक है, तो ये मैंने 2 डायमेंशनल एक फ्रेम ड्रॉ किया लेट्स से, और इस फ्रेम को मैंने दिया एस नेम। ठीक है, फ्रेम से मेरा क्या मतलब हुआ कि किसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेम एस का मतलब हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में हम कोई चीज़ देख रहे हैं। तो फ्रेम एस को मैंने मान लिया कि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो इस फ्रेम से हम सबकी वेलोसिटी देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट ए है, वो किसी स्पीड v1 से इधर मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई अनदर ऑब्जेक्ट है, या कि इसके पैरेलल ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई एक अनदर ऑब्जेक्ट है b, तो इधर मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ ओरिजिन पे, और मैं मेरी स्पीड रेस्ट पे है और मेरी वेलोसिटी एकदम कम्प्लीटली ज़ीरो है, तो मुझे ए और बी दोनों अलग अलग स्पीड से मूव होते दिखेंगे। ए दिखेगा v1 से और बी वाला दिखेगा v2 स्पीड से आगे जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। बट अगर मैं यहाँ पे ना रहूँ, मैं अगर मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे ना रहने की बजाय, ये पहला केस है जब मैं यहाँ पे हूँ, सेंटर पे हूँ, है ना, मैं रेस्ट पे हूँ, अपने रेस्ट फ्रेम से देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी स्पीड v1 और v2 दिख रही है। लेकिन लेट्स से मैंने एक अनदर केस लिया, और इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो ए वाला ऑब्जेक्ट है जो कुछ स्पीड v1 से मूव कर रहा है, मैं इस पे आगे सिट कर गया। अब मैं अपना कंपैरिजन अगर ए से करूँगा, अगर मैं आ गया ए के पास, ठीक है, और ये अगर किसी स्पीड v1 से मूव कर रहा है, ऐसे कुछ बी वाला v2 स्पीड से मूव कर रहा था, तो अगर ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बी की एक स्पीड देखूँ, अगर मैं ए के पास जाके ए की स्पीड से ही मूव कर रहा हूँ, अगर ए कोई बाइक चला रहा है और मैं उसके पीछे बैठ जाता हूँ, तो अगर मैं बी को ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे क्या दिखेगा कि बी v2 स्पीड से नहीं चल रहा है,
उसकी स्पीड v2 से कुछ कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ए खुद किसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर लेट्स से अगर ए v1 स्पीड से मूव कर रहा है तो उसे क्या ऑब्जर्व होगा कि जो b है उसकी स्पीड क्या है। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ b, ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो बदल जाएगा। ए को ऑब्जर्व क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट b है ये v2 से कम स्पीड से मूव कर रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर b यहाँ से यहाँ पे चला गया कुछ टाइम t पे, तो a भी तो कुछ ना कुछ मूव करेगा क्योंकि उसके पास भी तो कुछ ना कुछ स्पीड है। तो इसे एक ऐसा लगेगा जो ऑब्जेक्ट a पे सेट है कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, v2 माइनस v1 है। तो b की स्पीड जो a के रिस्पेक्ट में है वो कम है। लेकिन ये जो मैंने पहला फ्रेम लिया था, पहला केस लिया था, वहाँ पे b की स्पीड क्या थी, v2 थी रेस्ट फ्रेम से, लेकिन मूविंग फ्रेम से इसकी स्पीड चेंज हो गई। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा। अगर मैं रिलेटिव फ्रेम में किसी चीज़ को लेता हूँ तो कैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे रिलेटिव मोशन में। तो आई गेस थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन में, ठीक है। तो इसको मैं अगर फ्रेम्स बना के दे देता हूँ, फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखता हूँ, तो इसके कुछ फॉर्मूलेज होंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए और रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले हैं, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल से केसेस होंगे कि अगर मैं किसी ट्रेन से मूव कर रहा हूँ और बगल में भी कोई एक ट्रेन है जो सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि वो भी सेम स्पीड से मूव कर रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं कि वो आगे जा रही है कहीं पे, वो मेरे को लगेगा कि मेरे साथ ही है वो। तो मेरे रिस्पेक्ट में उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो सेम सारी चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं। तो इसमें जो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, हमारे पास दो चीज़ें आएंगी यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसका जो फॉर्मूला होगा उसको हम रिप्रेजेंट, सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल क्या यूज़ करेंगे, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल ए बी से। ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पे मैं इसको वर्डिंग में लिख देता हूँ, इसका मतलब वी ए बी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ए के रिस्पेक्ट में v की कितनी ज़्यादा स्पीड है। अगर ए स्पीड से मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है और b अगर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो v की स्पीड a के रिस्पेक्ट में कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो a को ऐसा लगेगा कि b जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, ऑब्जर्व किया होगा। तो यहाँ पे मैंने इसका जो फॉर्मूला होता है उसे याद रखना है हमें, जो न्यूमेरिकल्स में काम देगा। अच्छा, जो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है इसको हम कई सारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मूव कर रही होंगी। अगर 2-3 ऑब्जेक्ट दिए होंगे वो मूव कर रहे होंगे, तो हम उनकी रिलेटिव मोशन से ना क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व अगर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाए। बाकी हम रेस्ट फ्रेम में लेके भी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि जो वी बी ए होगा, है ना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या कि रेस्ट फ्रेम, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड की जगह कोई और दूसरा फ्रेम भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला याद रखना है जैसे मैंने लिखा है, और इनके मतलब क्या है ये भी याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे सेकंड वाले का फॉर्मूले मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी। तो मैं इसे लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड होगा ये। तो इसका ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से सारी चीज़ें आएगी। तो यहाँ इस केस के लिए क्या हो जाएगा, अभी जो मैंने ऊपर वाला केस किया था इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ऊपर वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट ए की स्पीड कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में v1 है, तो मैं क्या लिख दूंगा v1। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वी ए वी का जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, ऊपर जो केस मैंने ड्रॉ किया था वो आ जाएगा v2 माइनस v1। अच्छा, मैं हर जगह वेक्टर साइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें ये भी याद रखना है कि डायरेक्शन से भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो ये यहाँ पे एक माइनस आ जाता और ये दोनों क्या हो जाते, प्लस हो जाते, तो हम कहते v1 प्लस v2। तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूले में माइनस साइन है। अब जो वेलोसिटी वेक्टर है उसमें माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग साइंस चेंज होगी, वो आइदर प्लस होगा या माइनस होगा, तो ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, सेम ऐसा ही फॉर्मूला मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी लिख सकता हूँ। तो सेम यही फॉर्मूला मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के लिए भी लिख देता हूँ। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वी बी ए जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो इसे भी याद रखना है। यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अच्छा, हमने न्यूटन्स के कुछ लॉज तो पढ़े थे और उसी से हमने कुछ न्यूटन्स के इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, या हमने फाइंड नहीं किया था, डायरेक्ट उसे लिखा था लॉ कि कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, तो उसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे और देखते हैं कि कैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज होंगे रिलेटिव फ्रेम में। तो मेरे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेटिव फ्रेम के लिए वो क्या होगा, जैसे हम पढ़ते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, v ए बी वेक्टर साइन के साथ। यहाँ पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ u ए बी प्लस ए बी मल्टीप्लाई में t, है ना। तो मतलब a की स्पीड b के रिस्पेक्ट में, a की इनिशियल स्पीड b के रिस्पेक्ट में प्लस a का एक्सेलरेशन b के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई t। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होगा पहला। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ एक्स ए बी इज इक्वल टू यू ए बी टी प्लस हाफ ए बी। तो जो फॉर्मूले हैं सेम वैसे ही होगा, बस हमें वहाँ पे जो हम वेलोसिटी लेते थे या कि एक्सेलरेशन लेते थे वो किसके रिस्पेक्ट में रहता था, हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रहता था, हमेशा किसी रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में रहता था। याद भी होगा, जैसे भी हम सारी कैलकुलेशन करते थे वो रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही करते थे, कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उससे उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है, उसका एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा है, उसे कितना टाइम लग रहा है। यहाँ पे बस चीज़ें बदल गई हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा फ्रेम भी मूव कर रहा होगा किसी स्पीड से तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, उसको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सारे फॉर्मूले सेम है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन क्या होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, तो हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे वी बी ए स्क्वायर माइनस यू बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। अच्छा, बी ए रहने देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ए बी लिख रहे हैं ना, तो बी ए नहीं ए बी लिखते हैं सबको। ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में किसकी स्पीड देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम ए बी, यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी ए बी एस। ठीक, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी जो एक्स आएगा वो भी रिलेटिव ही आएगा, तो इसको भी लिख लो रिलेटिव ए बी। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के लिए। सेम सारी चीज़ें रहेंगी, बस यहाँ पे सारी स्पीड रिलेटिव हो जाएगी, सारे एक्सेलरेशन रिलेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं रिलेटिव मोशन में सॉल्व। अच्छा, रिलेटिव मोशन में एक और सबसे फेमस चीज़ है जिसके क्वेश्चंस आते हैं,
वो है रिवर मैन प्रॉब्लम। तो हम देखते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक बेसिक केसेस हम देख लेते हैं। दो ही केसेस होते हैं कि अगर रिवर के फ्लो के साथ कोई स्विम कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी, और अगर रिवर के फ्लो के अगेंस्ट स्विम कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या होगी। ये 10th में मैथ्स में भी देखा होगा ऐसी प्रॉब्लम्स। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिवर मैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट केस होगा हमारा, सबसे पहला केस होगा फर्स्ट केस। उसमें क्या होने वाला है, रिवर के डायरेक्शन में ही कोई मैन स्विम करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले कि लेट्स से मेरा ये ग्राउंड है। ठीक है, तो ये मेरा ग्राउंड है, रेस्ट फ्रेम है, और यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन इस साइड है, स्पीड इसकी लेट्स से मैं कर लेता हूँ कि यू स्पीड है, तो यू स्पीड से रिवर इस साइड फ्लो कर रही है। तो ये रिवर है और ये यू स्पीड से इधर फ्लो कर रही है। और अगर कोई मैन है जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रिवर के डायरेक्शन में ही, तो अगर ये रिवर के डायरेक्शन में ही स्विम करने की कोशिश कर रहा है किसी स्पीड वी से, तो जो इसकी स्पीड होगी है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो कितनी हो जाएगी वो हम देखते हैं। तो अभी जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, सेम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और उससे देखेंगे चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी में मैंने फॉर्मूला देखा था, वी क्या था, बी ए को मैंने लिखा था वी बी जी प्लस, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस वी ए जी, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम सीधे सीधे V2 लिख दिए थे वहाँ पे। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, रिवर का डायरेक्शन, रिवर के फ्लो का डायरेक्शन, और अगर मैन स्विमिंग जिस साइड कर रहा है उसका डायरेक्शन सेम है और वो किसी स्पीड V से स्विम कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा इनकरेक्ट हो गया, तो इसे इरेज करो यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस फॉर्मूले को। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितनी है, v है। वैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितनी है, u है। और क्या गिवन है, सॉरी ये हमें फाइंड करना है कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब v स्पीड से जा रहा है वो, रिवर खुद फ्लो कर रही है किसी स्पीड u से, तो मुझे ग्राउंड पे कितना लगेगा कि वो मैन किस स्पीड से स्विम कर रहा है ना, रिवर के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीज़ें ऐड अप होंगी, लेकिन इसे हम देख लेते हैं फॉर्मूले से कैसे आएगा। तो यहाँ बस फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है ना, जैसे वहाँ पे ए और बी था, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक रिवर है और एक क्या है, हम ऑब्जेक्ट ले सकते हो या कि कोई मैन, जो जैसे मैंने यहाँ पे लिया कोई एक मैन स्विम कर रहा है ना। तो दो चीज़ें हैं, दोनों के पास कुछ ना कुछ स्पीड है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा इसे देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये दोनों चीज़ें मेरे पास गिवन है क्वेश्चन में, ये मेरे पास है v और ये है u, तो v प्लस यू हमारे किसका इक्वल हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो हमें ग्राउंड से क्या लगेगा कि वो दोनों की स्पीड के सम जो होगा उससे वो मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट स्विम कर रहा है, तो उसकी स्पीड सीधे सीधे रिवर की स्पीड से प्लस हो जाएगी। कब? जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अच्छा, ऐसे ही दूसरा केस क्या बनता है? जब दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो दूसरा केस देखते हैं। तो हमारे पास सेकेंड केस है यहाँ पे। अच्छा, सेकेंड केस में क्या होगा? दोनों का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इस बार फिर से मैं ग्राउंड बनाता हूँ। ठीक है, इस बार रिवर इस साइड फ्लो हो रही है, प्रीवियस केस के अपोजिट डायरेक्शन में इस बार रिवर फ्लो हो रही है। तो अगर मैं ले रहा हूँ इधर की रिवर की स्पीड इस साइड पे है कितनी? u है, और अगेन वो स्विम कर रहा है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर ये स्विम कर रहा है किसी स्पीड v से, तो यहाँ पे क्या होगा? सेम चीज़ है, बस डायरेक्शन अलग हो गया है। तो इसे सॉल्व करके देख लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे जो हमारे पास आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो आएगी v माइनस यू, क्योंकि वो कुछ स्पीड से आगे जा रहा है, लेकिन क्योंकि रिवर उसको पीछे वापस ला रही है, तो उतनी ही स्पीड यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे v माइनस यू। ये सेकेंड केस हो जाएगा जब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा, स्विमिंग का डायरेक्शन और रिवर के फ्लो का डायरेक्शन। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो रिलेटिव मोशन में इतनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें इतनी हैं जितनी पता होनी चाहिए हमें, इसी से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। अब हम इसके बाद क्या देखते हैं? कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं। अगर ग्राफ्स के क्वेश्चन आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ्स मैंने डिफिनीशन के टाइम पे ही बताया था, जब मैं वेलोसिटी की डिफिनीशन बता रहा था एक्सेलरेशन की, तभी मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ किए थे। अभी हम फिर से देख लेते हैं। तो तीन तरीके के ग्राफ है जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राफ्स, और जो सबसे पहला था उसी को ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहला क्या था मेरे पास? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो पोजीशन को मैं ले रहा हूँ अपने वाई एक्सिस में और टाइम को लूंगा मैं अपनी एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये मेरे पास टाइम है t, और ये है मेरे पास पोजीशन x। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से कि कुछ कर्व बना हुआ है। आ, अच्छा सा कर्व ले लेते हैं एक। कई सारी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ये जो इसका टॉप रीच हो रहा है वो किसी टाइम t0 पे, और ये टाइम कुछ t1 गिवन है। ठीक, तो ये ग्राफ पहले क्या है? ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम का, मतलब किस टाइम पे क्या पोजीशन रही होगी ऑब्जेक्ट की। तो कुछ किसी फिक्स किसी टाइम पे, किसी भी गिवन टाइम पे एक्स की क्या पोजीशन होगी, वो हमें एक ग्राफ बता रहा है। अच्छा, मैंने पहले ही बताया था जो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होता है, स्लोप कह सकता हूँ, है ना, और या तो टेंजेंट लिख दो। स्लोप या टेंजेंट ऑफ कर्व जो भी होगा पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ का, वो हमें क्या देगा? वेलोसिटी। ठीक है, तो हमें क्या बताएगा कि वेलोसिटी किधर है, ये हमें इसका स्लोप बताएगा। वेलोसिटी या स्पीड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नंबर ही आने वाली है, डायरेक्शन पता चलेगा हमें उसके पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू से, रैंडम डायरेक्शन नहीं पता चलेंगे। तो जो भी हमारे पास v है वो मुझे कहाँ से पता चलेगा? इसके स्लोप से, जो कि क्या हो सकता है? मैंने स्लोप लिख के भी बताया था। स्लोप को हम क्या लिख सकते हैं? जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या कि एक और फॉर्मूला मैंने बताया था जहाँ पे लिमिट ली थी मैंने। ठीक है, जब टाइम बहुत स्मॉल हो जाता है तब हमारे पास यही फॉर्मूला किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? डी एक्स अपॉन डी टी में, और यही हमें टेंजेंट बताता है किसी भी कर्व की। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है, क्या क्या चीज़ें ये बता रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मोशन कैसा हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं ओरिजिन लेता हूँ, पॉइंट ए पे मैंने अपना ओरिजिन लिया। अगर यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे, ग्राफ से अगर हम देखें t इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट क्या है? x इज इक्वल टू 0 पे।
मतलब एक्स एक्सिस के ज़ीरो पे है, या ओरिजिन पे है यहाँ पे। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है टी से टी नॉट के बीच में, तो अगर हम पहला यहाँ पे केस देखें, फर्स्ट है ना, अगर मैं देखता हूँ टी की वैल्यू अगर ज़ीरो से लेके टी नॉट के बीच में है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो अगर टी से वैल्यू देखूँ मैं, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये अपसाइड है, ये फिर इधर कुछ डिक्रीज हुआ, फिर आखिरी में जाके फ्लैट हुआ। तो अगर स्लोप को देखोगे, स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग है, ठीक है। स्लोप डिक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ, हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, वेलोसिटी भी डिक्रीजिंग होगी, ठीक है। तो लगातार वेलोसिटी क्या होगी, जीरो से टी नॉट टाइम के बीच में कम होती जाएगी। स्लोप मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, स्लोप कैसा दिखेगा, पहले ऐसे होगा, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा, है ना, लास्ट में जाके ऐसे फ्लैट हो जाएगा। तो स्लोप क्या है, लगातार हमारा डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। तो अगर इसको रियल लाइफ सिचुएशन में देखूँ मैं, तो रियल लाइफ सिचुएशन में क्या होगा कि t इज इक्वल टू जीरो पे तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ स्लोप होगा, तो ये t इज इक्वल टू जीरो पे तो मूव करेगा यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से, कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, और इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होते होते किसी पॉइंट ये बी पे पाएगा, जहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी ज़ीरो, ठीक है। तो इसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होती जा रही है, और डिक्रीज होते होते बी पॉइंट पे आके ज़ीरो हो जाएगी। यही हमें पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, सॉरी, पहला वाला जो सेक्शन है जीरो से टी नॉट के बीच में ग्राफ का, वो ये बता रहा है। अच्छा, एग्जैक्टली टी नॉट पे क्या होगा, तो टी नॉट पे अगर ग्राफ को देखते रहना ध्यान से, सेकेंड में क्या होगा, एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू टी नॉट पे क्या होगा, एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू टी नॉट पे हमारे पास स्लोप आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। और स्लोप ज़ीरो का मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारी ज़ीरो, तो स्लोप होगा ज़ीरो और वेलोसिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो मतलब पॉइंट बी पे आके स्पीड इसकी कंप्लीटली हो जाएगी ख़त्म, ये हो जाएगा ज़ीरो पे आ जाएगा, ठीक है। अब ज़ीरो पे आने के बाद क्या ग्राफ कंप्लीट हुआ, अभी नहीं, टी नॉट के बाद भी वो टी वन टाइम तक कुछ ना कुछ ट्रेवल करता गया। तो देखते हैं अगला केस कि अगर ये टी नॉट से टी टाइम के बीच में क्या हो रहा है इसमें, तो अगर ध्यान से देखो टी नॉट से टी टाइम के बीच में, तो स्लोप इसका क्या हो रहा है, अब डिक्रीज होना चालू हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें टी नॉट से टी वन के टाइम के बीच में, तो इसका स्लोप जो है डिक्रीज होता चला जा रहा है। अच्छा, अगर स्लोप डिक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, हमारी वेलोसिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, स्लोप हो जाएगा डिक्रीज, सॉरी सॉरी, स्लोप डिक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो स्लोप यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, स्लोप बढ़ रहा है ना, कि देखो पहले फ्लैट था टॉप पे, फिर उसके बाद नीचे आए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और नीचे आएंगे तो कुछ ऐसा होगा, एकदम बॉटम पे आके ऐसे हो जाएगा। तो स्लोप लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हाँ इंक्रीज किस डायरेक्शन में हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, एंगल 90 से ग्रेटर चला जा रहा है, ठीक है। स्लोप यहाँ पे डिक्रीजिंग बन रहा है, सॉरी, निगेटिव साइन के साथ बन रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में वो इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जो स्लोप होगा हमारा वो इंक्रीजिंग होगा विथ निगेटिव साइन, टेन थीटा निगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो वेलोसिटी भी मेरे पास क्या होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, या कि इन निगेटिव एक्स एक्सिस लिख लो, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे हमारा स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमारी वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो, इसके बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी विथ निगेटिव एक्सिस पे, और फाइनली जब ये ज़ीरो पे आएगा तो इसकी
टाइम कितना हो रहा होगा तब t1। तो t 0 से स्टार्ट हुआ, ये किसी टाइम गया t इज इक्वल टू टी नॉट पे, और फिर यहाँ से वापस t इज इक्वल टू t1 पे ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया जहाँ से इसने स्टार्ट किया था। इसकी स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ी, फिर जीरो डिक्रीज होते होते ज़ीरो हो गई। ज़ीरो होने के बाद इसने यू टर्न लिया और इसकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हुई और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो ये हमें समझ आया किससे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से। तो इसको थोड़ा डिटेल में मैंने कर लिया है, आगे की जो ग्राफ्स हैं उसको इतने डिटेल में हम नहीं देखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ग्राफ्स की प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो ग्राफ हमें बता क्या रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम का ग्राफ हमें वेलोसिटी बताता है। ऐसे हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होगा वो हमें पोजीशन बता सकता है और एक्सेलरेशन दोनों, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ से हम क्या क्या चीज़ें इन्फर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सीधे सेकंड केस पे आता हूँ। सेकंड ग्राफ है मेरा यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम y एक्सिस में किसे ड्रॉ करेंगे, वेलोसिटी को, और x एक्सिस में हम क्या करेंगे, टाइम को देखते हैं। तो x एक्सिस में हम टाइम को डिनोट करेंगे, y एक्सिस में हम वेलोसिटी को डिनोट करेंगे। सिंपल एक चीज़ मैंने पहले ही बताया था कि ये पहले ग्राफ बना लेता हूँ कुछ ऐसे, है ना। सिंपल चीज़ मैंने पहले बताई थी जब मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़ा रहा था, कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। क्योंकि हमें फॉर्मूले में ही गिवन है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और यही क्या होगा, इस कर्व का स्लोप होगा, है ना, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन हमें कहाँ से पता चलेगा, स्लोप से। तो ये तो ऑलरेडी हमें नोन थिंग थी, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। नई चीज़ क्या है यहाँ पे, इसकी एरिया, ये जो कर्व है ये कुछ ना कुछ एरिया अपने अंडर कंज्यूम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एरिया इस कर्व के अंडर में है। अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाली जो एरिया है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब अगर डेल्टा टी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब ऐसे लेट्स से इमेजिन करो कि हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं डेल्टा टी के टाइम इंटरवल के, कुछ टाइम इंटरवल यहाँ पे, कुछ टाइम इंटरवल यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, है ना, ऐसे बहुत छोटे छोटे मेरे पास इंटरवल हैं। ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंटरवल मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये जो क्या बताएगा, ये एरिया बताएगा हमें, ठीक है। ये भी ऐसे छोटे छोटे हैं। तो ये जो इंटरवल है ना, v इंटू डेल्टा टी, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये हाइट क्या है मेरे पास, ये मेरे पास गिवन है v, और ये क्या है, ये है डेल्टा टी। तो जो स्ट्रिप बन रही है एक पतली सी, ठीक है, उसमें v और डेल्टा टी को मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, एरिया मिलेगी स्ट्रिप की। तो एरिया क्या होगी इस स्ट्रिप की, v मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अच्छा, यहीं पे v मल्टीप्लाई डेल्टा टी हो रही है, और ऐसे ही जितने कंपोनेंट्स होंगे, अ, जितने भी छोटी छोटी स्ट्रिप्स होंगी, सबको अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगी, टोटल एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो इस कर्व के अंदर जितनी टोटल एरिया है वो मुझे पता चल जाएगी अगर सारी ऐसी पतली पतली स्ट्रिप्स को मैं ऐड कर दूंगा। और यही क्या बता रहा है मुझे, समेशन डेल्टा एक्स आई, और डेल्टा एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना कि जो भी एरिया होती है वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ की, वो हमें क्या देती है कि
डिस्टेंस, तो जो भी एरिया होगी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, वो हमें डिस्टेंस सिग्निफाई करते हैं, उससे हमें डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि टोटल कितनी डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे याद रखना है, नोट डाल के लिख लो ऐसे ही, कि ये जो एरिया है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो अगर मेरे पास ये टाइम है, ये वेलोसिटी है, कुछ कर्व ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ ऐसे नीचे साइड पे दिया हुआ है, तो जो ये वाली एरिया है टॉप वाली, ठीक है, ये है पॉजिटिव एरिया, और जो बॉटम वाली है वो है निगेटिव एरिया। ठीक है, तो ये है मेरे पास निगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो ये याद रखना थोड़ा, कि अगर एरिया पॉजिटिव है, ठीक है, एरिया पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब है कि जो डिस्टेंस हम कवर्ड कर रहे हैं ले रहे हैं उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जो नीचे वाली है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में। नेगेटिव का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कुछ एरिया नेगेटिव आ गई या ऐसा कुछ है। नेगेटिव का सिंपल सा मतलब है कि जो डिस्टेंस है, जो डायरेक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया, तो उसको दोनों को ऐड अप करके हमें ज़ीरो भी मिल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, एरिया पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इतना याद रखना कि नीचे वाले को हम नेगेटिव एरिया लेंगे। ऐसे ही हम देख लेते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो जल्दी करते हैं थोड़ा। तो हमने क्या देखा, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, वो हमें क्या क्या चीज़ें, उससे हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करने को मिलती हैं। तो थर्ड हम देखते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन को अपने वाई एक्सिस में रखूँगा और टाइम को एक्स एक्सिस में। तो ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ए, टाइम टी। अच्छा, इसके स्लोप से हमें कोई क्वांटिटी फाइंड नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी टाइम के स्लोप से हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम या पोजीशन टाइम के ग्राफ से हम उसके स्लोप से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के ग्राफ से हम स्लोप नहीं निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे कोई यूज़फुल चीज़ हमें कोई ऐसे यूज़फुल क्वांटिटी मिलेगी नहीं। बाकी निकाल सकते हैं, किसी भी कर्व का हम स्लोप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे यहाँ पे हमें कोई यूज़फुल क्वांटिटी मिलने नहीं वाली, तो वो हम करेंगे नहीं सॉल्व। हम क्या देखेंगे, हम अगेन इसकी एरिया देखेंगे। तो अगर मेरे पास ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो इसकी जो एरिया होगी ए वर्सेस टी के ग्राफ की, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ की, वो हमें क्या दिखाएगी, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से एक पतली सी स्ट्रिप लेता हूँ, है ना, और इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये डेल्टा टाइम का यहाँ पे इसकी विड्थ है, इस पतली सी स्ट्रिप की। तो यहाँ पे इसकी एरिया क्या होगी, एरिया मैं लिख सकता हूँ ए मल्टीप्लाई में डेल्टा टी। ठीक है, अब ए मल्टीप्लाई डेल्टा टी कहाँ से आता है, ये हमें क्या देगा, तो हमें पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल टी। तो अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा डेल टी इज इक्वल टू डेल वी। ठीक है, यहीं अगर मैं ऑल स्ट्रिप्स के लिए देखूँ, ऑल स्ट्रिप्स समेशन, तो सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रिप्स का अगर समेशन करूँ तो क्या आ जाएगा, समेशन ए डेल्टा टी इज इक्वल टू समेशन डेल्टा वी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये जो पूरी एरिया होगी अंडर द कर्व, जो भी इस कर्व की नीचे वाली एरिया होगी, वो हमें यहाँ पे क्या गिवन करेगा, यही हमारा एरिया के इक्वल है, और इसी से हमें क्या पता चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी में कितना चेंज आया। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी दो केसेस बन सकते हैं, क्योंकि एरिया है तो एरिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, तो यहाँ पे भी दो केसेस बन सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट पे ड्रॉ कर देता हूँ, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का। तो लेट्स से ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है, एक ये एरिया है मेरे पास और एक ये वाली एरिया है। तो एक पॉजिटिव एरिया है और एक निगेटिव एरिया है। पॉजिटिव एरिया का क्या मतलब हुआ
कि चेंज जो है वो पॉजिटिव में हो रहा है ना, इसका मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव है और इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा वी निगेटिव है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखो। और आई होप अभी तक जितना बताया होगा इस वीडियो में वो समझ आया होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो पिछले साल नीट या जेई में आ चुके हैं। तो कोई एक मैं लूँगा, नीट के सॉल्व कर लेंगे या अपन जेई के सॉल्व कर लेंगे, दोनों ही सॉल्व करेंगे। दोनों के लिए अलग अलग वीडियो होगा सेपरेट। एक वीडियो में हम नीट के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक वीडियो में हम जेई के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी वाइज इतना ही था मोशन इन वन डायमेंशन में। दोनों वीडियोस में जितना मैंने बताया सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी। अब बस न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स अगर हो रहे हैं तो मतलब ये जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हैं, नहीं हो रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से ही होंगे वो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अलग अलग न्यूमेरिकल्स जो पिछले साल के कुछ पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय।